Assalamu alaikum. Welcome to my channel Science Reporter. Today my topic of discussion is impulsive force. ठीक है, impulsive force क्या है, इसमें हम उसका फॉर्मूला डिस्कस करेंगे. इसी के साथ हम देखेंगे कि मोमेंटम में और impulsive force में क्या डिफरेंस है और इसकी क्या चीज़ है वो सेम होती है और इनकी क्या चीज़ डिफरेंट होती है, इम्पल्स की और मोमेंटम की. ठीक है, कहते हैं impulsive force is large force which act in the body for the short interval of time. एक ऐसी ज़्यादा बड़ी फोर्स जो किसी बॉडी पे अप्लाई होती है एक छोटे से टाइम के लिए, छोटे से टाइम में काफ़ी ज़्यादा वो नुकसान कर जाती है किसी चीज़ का. ठीक है, उसको बोलते हैं इम्पल्सिव फोर्स. इम्पल्सिव फोर्स का फॉर्मूला इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम होता है. जैसे मैं बताया कि लार्ज फोर्स एक्ट इन द बॉडी फॉर द शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम. टाइम भी आ गया, फोर्स भी आ गई, तो फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम दैट इज इक्वल टू इम्पल्स होता है. ठीक है, दूसरी बात कहते हैं कि ये है इसकी इम्पल्सिव फोर्स, ये है इसका टाइम ऑफ कोलिजन. मैंने अगर फोर्स, हम देखो एक फॉर्म न्यूमेरिकल भी आता है बुक पेपर में आजकल काफ़ी दफ़ा कि फोर्स पूछी होती है और इम्पल्स गिवन होती है, टाइम गिवन होती है, तो हम उसमें ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, फोर्स इज इक्वल टू इम्पल्स बाय टाइम. इससे हमें एक कोशिश पता चलती है. कभी कभी न्यूमेरिकल्स में या फिर क्वेश्चन से पूछने से बोला होता है कि हमें इम्पल्स बताएं, इस पर क्या इफेक्ट हो रहा है जब टाइम पीरियड जो है वो कम हो और इम्पल्स जो है वो कांस्टेंट होती है, तो फोर्स अल्टीमेटली जो ज़्यादा होगी. ठीक है, अच्छा, अब हम सिंपल प्रोडक्ट की बात करते हैं. देखें, अब ये जो हमने इम्पल्सिव फोर्स की बात की है, दिस इज़ अ सिंपल प्रोडक्ट. ठीक है, एक होता है मल्टीप्लिकेटिव प्रोडक्ट, एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट. वेक्टर प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट सेम होता है और एक डॉट प्रोडक्ट होता है. ये है सिंपल प्रोडक्ट. सिंपल प्रोडक्ट में वेक्टर और स्केलर का आपस में क्रॉस होता है. ठीक है, वेक्टर और स्केलर का जब उनका क्रॉस होता है उससे मिलता है सिंपल प्रोडक्ट. ठीक, मैंने बात यहाँ पे की है कि देखें, यहाँ बात की इम्पल्स और मोमेंटम. इम्पल्स और मोमेंटम, पी किसके एग्जांपल है, सिंबल है मोमेंटम की. ठीक है, वो कहते हैं इसका यूनिट सेम होता है, इसकी डायमेंशन सेम है, इसकी नेचर सेम है, इसका प्रोडक्ट सेम है. मतलब यूनिट क्या सेम है, वो उसका किलोग्राम मीटर पर सेकंड इसका यूनिट होता है. और इसी तरह डायमेंशन इसकी सेम है, वो हम कहते हैं ml t-1 ऐसा कुछ इसकी डायमेंशन, तो वो नेचर वेक्टर है. और प्रोडक्ट जो है बताया सिंपल प्रोडक्ट दोनों सेम है. ठीक, मैं अगर पूछे मुझसे है कि इम्पल्स और मोमेंटम में डिफरेंट क्या चीज़ है, होती यहाँ पे इम्पल्स और मोमेंटम में डिफरेंट जो है उसकी डायरेक्शन है और उसकी सिग्निफिकेंस डिफरेंट है. ठीक है, इनकी डायरेक्शन डिफरेंट होती है और इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो डिफरेंट है. अब एक और देखें, जो मेरे ख्याल से 2-3 दफ़ा जो है वो एंट्री टेस्ट UHS के अंदर जो है वो ये क्वेश्चन आ चुका है कि काफ़ी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स लिखी होती हैं. ठीक है, और बच्चा उसको रीड करने में टाइम ज़ाया कर देता है. आंसर उसका सिंपल सा होता है. उससे पूछा होता है एक बॉडी है, उसमें चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो लेट्स से लाइक 15 न्यूटन सेकंड आया. ठीक है, पूछ रहा है इतनी बड़ी स्टेटमेंट लिखने के बाद उसने ये किया, टाइम इतना स्पेंड किया, उससे उसने जो है वो मैथ्स उसका इतना है, बताया उसकी इम्पल्स क्या होगी. ये याद रखें कि इम्पल्स जो है दैट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम. अगर उसने कह दिया चेंज ऑफ मोमेंटम इतने न्यूटन सेकंड का है, तो इम्पल्स भी वही है, उसका आंसर वही होगा जो चेंज ऑफ मोमेंटम का है. तो टाइम इस पर ज़ाया मत कीजिएगा बिल्कुल भी कि पूरी स्टेटमेंट पढ़ें. जब आपको पता लग गया उसने चेंज ऑफ मोमेंटम बोल दिया है तो इम्पल्स उसकी वही होगी. ठीक है, दूसरी बात, एक फार्मूला होता है कि फोर्स इज इक्वल टू चेंज ऑफ मोमेंटम बाय चेंज ऑफ टाइम. ये भी एक फार्मूला, इसको भी आप याद कर लीजिएगा. ठीक है, इसको भी देख लीजिएगा. उसके अलावा जो इम्पल्स है ये आपको MCQs में छोटे छोटे MCQs आते हैं और हमें पता नहीं होता कि MCQ आंसर क्या है. ये नम्स में मोस्टली क्वेश्चन आते हैं तो इसको याद करना पड़ता है. जो इम्पल्स है उसकी डायरेक्शन सेम होती है विद फोर्स. इम्पल्स की डायरेक्शन है सेम विद चेंज ऑफ मोमेंटम. इम्पल्स की डायरेक्शन सेम है विद चेंज ऑफ वेलोसिटी और इसकी डायरेक्शन सेम है विद एक्सेलरेशन. इन तमाम को याद कर लेना अपने अच्छे तरीके से किन किन की डायरेक्शन जो है वो सेम है. इम्पल्स कभी भी मोमेंटम के साथ इक्वल नहीं हो सकता, वो होगा तो वो इक्वल होगा चेंज ऑफ मोमेंटम के साथ. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बच्चे मिस करते हैं और काफ़ी नुकसान होता है बाद में. अभी एक MCQ था आया हुआ, या अब पूछते हैं या फिर कॉमन MCQ फर्स्ट सेकेंड की बुक में भी और एंट्री टेस्ट में भी आता है कि एक मूविंग बॉडी है, उसके पास इम्पल्स हो सकता है नहीं हो सकता, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता. ठीक है, केस 1 स्टडी करते हैं फिर हम केस 2 स्टडी करते हैं. कहता है कि एक बॉडी अगर मूव करती है तो उसका इम्पल्स 0 हो भी सकता है और 0 नहीं भी हो सकता. अब मुझे पता है कि वो जब हम कहते हैं 0 कब होगा इम्पल्स, जब इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी की इक्वल हो जाती है, उस टाइम पे इम्पल्स का जो मैंने बताया था दैट इज इक्वल टू चेंज ऑफ मोमेंटम. अब मैस इंटू VF माइनस VI. ठीक है, अगर फाइनल और इनिशियल सेम हो गए तो मैं VF माइनस VI की जगह VF माइनस VF लिख लूँ या VI माइनस VI लिख दूँ, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, कट जाएगा और इसमें इम्पल्स क्या हो जाएगा
ज़ीरो हो जाएगा। अगर एक बॉडी केस टू में है कि एक बॉडी वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रही है, मतलब कि उसकी इनिशियल और फाइनल सेम नहीं है। अगर सेम नहीं है तो उसका इम्पल्स ज़ीरो कभी नहीं हो सकता। ठीक है, ये पॉइंट था जो आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा मैंने बताया था कि आपको मैंने फ़िज़िकल बैलेंस का बताऊंगी, वो मैं आपको थोड़ी देर बाद